ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो और उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो, है ना। इस दो केसेस में ही उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अगर ये नहीं है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, है ना। हमने देखा कि अगर नेट फोर्स भी जीरो है लेकिन नॉट टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, और नेट टॉर्क जीरो है पर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो भी नहीं होती। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो बॉडी वहीं पे स्टे कर रही है, रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब और इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उससे हमें आइडिया लगेगा कि भाई इक्विलिब्रियम का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पहली बात तो हमने ये समझ ली कि इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी जो नेट फोर्स है एफ नेट, एक तो जीरो होना चाहिए, और नेट टॉर्क भी जो है टॉर्क नेट, ये भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब फुलफिल होती है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, उस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के बारे में और बातें समझेंगे। जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं, ऐसे ये कोई एक रॉड है, ठीक है। क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कोई रॉड है और इस रॉड पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। जैसे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को तो ले लिया ए, इस पॉइंट को ले लिया बी, ओके। ये ए है, ये बी है, और ए से यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे इधर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इधर एक तो इधर फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पे नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे। और फोर्सेस की देखो वैल्यू कितनी है, ये 20 न्यूटन फोर्स है और ये फोर्स है 30 न्यूटन, ठीक है। और ए से इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वाली, ये तो है 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये है कोई 20 सेंटीमीटर। सवाल ध्यान से समझना, ये तो है 10 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। तो सवाल क्या है कि डिटरमाइन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स फॉर विच बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस 20। तो हमें क्या करना है कि कोई थर्ड फोर्स ऐसा लगाना है हमें इस रॉड पे, वो कहाँ पे लगाएं और कितना लगाएं, कहाँ पे लगाएं और कितना लगाएं कि ये जो रॉड है, ये जो बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। फाइंड आउट द पॉइंट, फाइंड आउट the point and magnitude of force, point at rod and magnitude of force such that rod 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 becomes in equilibrium, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा फोर्स लगाना है, मान लो एफ लगाना है, ऐसा बल लगाना है। तो बल कहाँ पे लगाएं और कितना लगाएं कि ये रॉड क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए, साम्य अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो ये सवाल है, इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हमें समझना है। इस एक सवाल को सॉल्व करने के बाद में हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे नेट फोर्स बराबर जीरो और नेट टॉर्क बराबर जीरो की कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है, फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे 20 लग रहा है, यहाँ पे 30 लग रहा है, तो देखो रॉड कैसे मूव हो रही है, ऐसे मूव नहीं होगी क्या? इस तरह से, क्योंकि ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ऐसे मूव होने का चांसेस है रॉड का, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव होने का चांसेस है। तो इसको अगर मान लो वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे, इधर से कोई x डिस्टेंस पे
अब देखो थोड़ा सा आइडिया हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि x डिस्टेंस पे मान लो कोई फोर्स लगेगा, अब ऊपर की ओर 20 न्यूटन है, नीचे की ओर 30 न्यूटन है, तो डेफिनेटली ऊपर की ओर ही कोई फोर्स लेना पड़ेगा, है ना। क्यों लेना पड़ेगा ऊपर की ओर फोर्स, क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर कम है, नीचे की ओर ज्यादा है। तो मान लो मैं यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे एक कोई रैंडम फोर्स ले लेता हूँ, कोई f ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। मान लो x डिस्टेंस पे क्या ले लिया हमने, कोई यहाँ पे मान लो ऊपर की ओर क्या लगा रहे हैं हम, कोई f फोर्स लगा रहे हैं, और उस f फोर्स को लगाने से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है, आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या माना सॉल्यूशन में कि लेट a force F is applied at x distance from 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स से कोई x डिस्टेंस पे F हमने फोर्स अप्लाई किया, और इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद आफ्टर दिस फोर्स बॉडी कम्स टू इक्विलिब्रियम। आफ्टर दिस force body comes to equilibrium, ठीक है। तो मान लिया कि बॉडी जो है इस फोर्स के लगाने के बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब हमें पता लगाना है कि ये F कितना है और ये X कितना है। F पता लग जाएगा और X पता लग जाएगा, तो हमारा जो सवाल है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता लगाना है और वो फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए ये भी पता लगाना है ना। तो दोनों चीजें हमारे मिल जाएगी। तो हम देखो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए एक तो, है ना। नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स 0 करने वाली कंडीशन लगाते हैं, एफ नेट बराबर 0 करते हैं। अब एफ नेट इस पे देखो कितना लग रहा है, 20 ऊपर की ओर लग रहा है, तो मैं ले लेता हूँ प्लस का 20, ऊपर की ओर 20 लग रहा है, प्लस का 20 ले लिया। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। जैसे हमने कोई माना है कि मान लो एफ लगेगा एक्स डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ऊपर की ओर एफ लग रहा है, तो उसको भी क्या ले लिया, प्लस का एफ ले लिया। 30 क्या लग रहा है नीचे की ओर, तो माइनस का 30 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, नेट फोर्स एक तो एक्स डायरेक्शन में 0 हो और नेट फोर्स एक वाई डायरेक्शन में भी 0 हो, है ना। कोई नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, उसका नेट एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हो सकते हैं वो 0 हो और वाई डायरेक्शन में 0 हो नेट फोर्स। अब इस केस में एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, जितने भी लग रहे हैं किस में लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। तो मैंने क्या किया, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, इसके लिए क्या किया, 20 प्लस का एफ प्लस का माइनस का 30 बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहां से देखो 20 माइनस 30 क्या हो गया, एफ माइनस 10 हो गया बराबर 0 हो गया। यानी कि यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन आ गई। यानी कि मुझे ऊपर की ओर 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया आंसर कि 10 न्यूटन अगर आप फोर्स इस रॉड पे लगाते हो ऊपर की ओर, ये क्या हो गया, ऊपर की ओर अप साइड हो गया, अप डायरेक्शन में, तो आपकी बॉडी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स इस रॉड पे या बॉडी पे ऊपर की ओर लगाते हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, आ जाएगी। आई बात समझ में। अब दूसरा सवाल कि ये जो फोर्स है वो किस पोजीशन पे लगाया जाए, कहां पे लगाया जाए, ये भी तो इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो ये इसमें अपन को क्या करना है, एक्स की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पता लगाने के लिए देखो क्या करता हूं मैं, इस पॉइंट के रिलेटिव में जो नेट टॉर्क होगा उसे क्या कर देता हूं, 0 कर देता हूं। मान लो ये पॉइंट है कोई सी पॉइंट कौन सा है, जहां पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। लेकिन नेट टॉर्क 0 करने के लिए हमें कोई रिलेटिव पोजीशन भी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट हम पता लगा सकते हैं ना। टॉर्क पता लगाने के लिए हमें कोई पॉइंट भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इस पॉइंट के रिलेटिव में नेट टॉर्क 0 रखो। तो हम वो पॉइंट कौन सा ले लेंगे, मान लो वो सी ऐसा पॉइंट है जिसके रिलेटिव हमें नेट टॉर्क क्या करना है, 0 करना है। फॉर इक्विलिब्रियम लेट, कोई भी ले सकते, देखो सी भी ले लो, वो ए ले लो, सी ले लो, या फिर ये डी ले लो, ये वाला पॉइंट, कोई सा भी आप पॉइंट ले लोगे, उस पॉइंट के रिलेटिव में अगर आप नेट टॉर्क 0 करते हो तो एक आंसर आ जाएगा ना। ए पॉइंट भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हालांकि आप पॉइंट ऐसे चूज करो कि आपकी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है कम से कम आए। जैसे मैं सी पॉइंट चूज करता हूं ना,
तो सी पॉइंट चूज करने पर जो 20 न्यूटन की वजह से टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी यही हो गया और पॉइंट ऑफ रोटेशन भी यही होगा, है ना। मैंने सी पॉइंट को क्यों लिया, क्योंकि उससे 20 न्यूटन वाला टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेट टॉर्क अबाउट पॉइंट C इज 0। हम C के अबाउट में नेट टॉर्क क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि C के अबाउट में जब मैं नेट टॉर्क 0 लूंगा तो 20 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। यानी 20 को हम फिगर में ना भी ले, इक्वेशन में ना भी ले तो भी चलेगा, क्योंकि देखो अब मैं नेट टॉर्क निकालने वाला हूँ, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट C। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 20 की वजह से क्या हो जाएगा, 0। तो 20 इंटू 0 कर दूं पहले, तो 20 इंटू 0 हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे ही तो हो गया, यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f होता है, या फिर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स। तो 20 न्यूटन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो गई। अब 30 न्यूटन क्या है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, कितनी डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ना नीचे की तरफ। और कैसा है, नेगेटिव ही है पॉजिटिव लगाएगा, बताओ। 30 न्यूटन कैसे घुमाना चाहता है, रॉड को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो उस केस में टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है ना। तो 30 न्यूटन की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस में 30 इंटू कितना डिस्टेंस पे रही है, 20 सेंटीमीटर पे ना, तो ये लिख दिया 20, ठीक है, माइनस में 30 इंटू 20 लिख दिया। अब आया एफ एफ की वजह से टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स हो जाएगा। एफ तो हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एफ इंटू एक्स है या नहीं है, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस का या माइनस का, ये प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट टॉर्क क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ये नेट टॉर्क को 0 कर दिया, आई बात समझ में। तो 20 इंटू 0 0 रह गया, माइनस में 30 इंटू 20 कितना हो गया, 600 हुआ ना। प्लस में f कितना है, अभी निकाला हमने, f की वैल्यू तो निकाली 10, तो ये जाएगा 10 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 अपॉन 10 हो जाएगी, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू किस में आ जाएगी, 60। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर हमने जो 30 रखा था, यहाँ पे 20 रखा, ये 20 भी किस में रखा था, सेंटीमीटर में। तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो क्या आंसर आ गया कि आपको जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से 30 सेंटीमीटर की एक तो डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना है। किसको रखना है, 10 न्यूटन के फोर्स को रखना है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ 16 सेंटीमीटर, 60, हाँ सॉरी 60, बिल्कुल यहाँ पे 60 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये सवाल किए जाते हैं, ओके। अब देखो और सवाल देखते हैं, और एक इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं कॉम्प्लेक्स ना लेके एक रॉड का क्वेश्चन लेता हूं। एक रॉड है और उसमें 2 रस्सियों से उसको टांगा गया है। जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को 2 रस्सियों से टांगा गया है। एक रस्सी तो यहाँ पे किनारे पे ही है पूरी की पूरी, और दूसरी रस्सी मान लो ये यहाँ पे कोई छत है, और दूसरी रस्सी यहाँ पे है इसे, ठीक है। एक रॉड है, 2 रस्सियों से उसको क्या किया गया, यहाँ पे एक छत पे टांग दिया गया। ये छत है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। इस रॉड का मास है m, रॉड का मास कितना दे रखा है, m दे रखा है, और जो रॉड की टोटल लेंथ है वो l है,
लेकिन जो ये लेंथ है, ये लेंथ तो है 3l/4, ये लेंथ है 3l/4 और ये लेंथ है l/4। जो दो लेंथ दे रखी है, ये तो हो गई हमारी 3l/4 और ये कितनी है l/4। टोटल लेंथ l हो गई ना, और इसका मास क्या है, m है। अब सवाल ये है कि इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी और इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू क्या होगी। फ्रॉम गिवन डायग्राम, फ्रॉम गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम, what will be tensions in string। दिए गए डायग्राम से जो टेंशन होगा स्ट्रिंग्स में क्या होगा। मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 हो सकता है और इसमें टेंशन कोई T2 हो सकता है, तो T1 और T2 की वैल्यूज क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को भी जो अभी हमने सीखा था, इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट सीखा था, उसी से ही ये सवाल हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखो सवाल ध्यान से समझना, सॉल्व करें। सवाल समझ में आया। जैसे ये रॉड है मान लो, है ना, ये पेन देखो एक रॉड है, यहाँ पे मान लो एक तो किनारे पे इधर रस्सी बांध रखी है, ये छत है, और एक यहाँ पे रस्सी बांध रखी है। ये लेंथ तो है 3l/4 और ये लेंथ है l/4। अब हमें पता लगाना है कि इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना और इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना, ये सवाल है। ठीक है, अब देखो इस रॉड पे लगने वाले, सबसे पहले तो देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ऊपर की ओर T1 टेंशन, ऊपर की ओर T2 टेंशन, दो हो गए। इसके अलावा भी कोई लग रहा है क्या, इसके अलावा बताओ कोई लग रहा है क्या इस रॉड पे। नीचे की ओर ग्रेविटी नहीं लग रही क्या, नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना, मास m है तो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। और वो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे लगा दो, बीचों बीच। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर इसके सेंटर पे, है ना, जो इसका बीच का पॉइंट होगा वहां पे लगेगा, यहाँ पे कहीं पे मान सकते हैं अपन। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगी, है ना। तो इस रॉड पे 3 फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, दो ऊपर की ओर वर्टिकल लग रहे हैं T1 और T2, और नीचे की ओर लग रहा है mg लग रहा है। आई बात समझ में। तो 3 फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है, दो तो टेंशन और एक mg है। अब हमें वैल्यू T1 और T2 की पता लगानी है, किसकी टर्म्स में, mg की टर्म्स में। जो mg मास है उसके टर्म्स में T1 और T2 का वैल्यू हमें पता लगाना है। तो देखो अब ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। क्या रॉड मूव हो रही है, रॉड मूव नहीं हो रही, ना तो हिल रही है, ना घूम रही है, ना चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, रॉड इक्विलिब्रियम में है। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि जो T1 T2 टेंशन है, मास mg है, ये सारे ऐसे लग रहे हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, और इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो भी क्या होगा, 0 होगा इक्विलिब्रियम में। यानी कि इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स 0 एक तो, और एक क्या है, नेट टॉर्क 0 है। तो मैं सबसे पहले तो करता हूं नेट फोर्स बराबर 0। मान लो F नेट अगर 0 कर दिया जाए, तो F नेट में भी कौन सा करेंगे, केवल एक्स डायरेक्शन में तो 0 है ही जी, कुछ है ही नहीं। वाई डायरेक्शन में अपन करेंगे क्योंकि सारे फोर्स वाई डायरेक्शन लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 कर देते हैं। तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में देखो 0 कैसे करेंगे, ऊपर की ओर T1 प्लस का, ऊपर की ओर T2 प्लस का, नीचे की ओर mg माइनस का, बराबर क्या, 0। तो यहां से T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे T1 और T2 दो अननोन है ना, तो ये इक्वेशन तो एक ही आई है, तो क्या इस इक्वेशन से दोनों अननोन आ सकते हैं, नहीं आ सकते। मैथ्स का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, साइंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जितने अननोन होते हैं उतने समीकरण आने चाहिए, उतनी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम सारे अननोन सोल्व कर सकते हैं। ये बात बताया आपको, जितने अननोन होते हैं उतनी समीकरण होनी चाहिए, उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि सारे अननोन आ पाए। अभी हमारे पास केवल एक इक्वेशन आई है ना, T1 प्लस T2 बराबर mg, केवल एक ही इक्वेशन आई है। हमारे पास इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2। तो पहली तो आ गई नेट फोर्स बराबर 0 से, दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, बताओ बताओ बताओ।
हाँ, नेट टॉर्क जब हम जीरो करेंगे ना तो उससे दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन डालने के लिए नेट टॉर्क जीरो करते हैं। तो नेट टॉर्क के लिए मान लो मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, ये पॉइंट मान लो ए है, इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। मैं ये भी पॉइंट ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा ले लो ताकि हमारा वेरिएबल कम हो जाए। तो मैं ये पॉइंट ले लूंगा तो T1 वाला वेरिएबल कम हो जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नेट टॉर्क जो है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो कर देते हैं। ठीक है, जीरो करें। तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट जीरो किया तो नेट टॉर्क जीरो किया तो T1 मैं ले रहा हूं नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो T1 तो यहीं से गुजर रहा है तो T1 इंटू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इधर आगे गए, mg की वजह से टॉर्क कैसा लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, mg कैसा घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि mg की वजह से टॉर्क कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव है ना। और कितना है माइनस का mg इंटू डिस्टेंस कितनी है mg की इस पॉइंट से, 3l/4 है क्या, नहीं है, गलत। ये l/2 डिस्टेंस नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि mg जो है वो बीचों बीच लगता है ना। तो ये डिस्टेंस l/2 और ये भी डिस्टेंस कितनी l/2, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है l है, तो ये डिस्टेंस कितनी है l/2 है ना। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये l/2 पर है। तो ये गलती ना करें, ये कितने पर हो गया, l/2 पे हो गया। और T2 कहाँ पर है, ऊपर की ओर है, T2 ऊपर की ओर है। T2 यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये दे रखा है 3l/4। T2 कहाँ है, ऊपर की ओर है, 3l/4 है, ऊपर की ओर है। और T2 कैसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो T2 की वजह से टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्लस का क्या हो जाएगा, T2 इंटू क्या ले लेंगे, 3l/4 ले लेंगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से देखो आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, T1 इंटू जीरो तो जीरो हो गया, और ये हो जाएगा माइनस में mg l/2 प्लस T2 इंटू 3l/4 इज इक्वल टू जीरो। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से देखो दूसरी इक्वेशन से l जो है कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जीरो में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो T2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3T2/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा। यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। L तो कैंसिल होकर किधर चला गया, जीरो में चला गया। तो 3T2/4 इज इक्वल टू mg/2 हो गया। यहाँ से T2 का एक्सप्रेशन देखो, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 2mg/3 आ गया। तो ये T2 का आंसर आ गया, सबसे पहला काम हमारा T2 का गया। T2 आ गया तो क्या मैं इक्वेशन 1 में T2 की वैल्यू रख के T1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो देखो इक्वेशन 1 में अगर मैं T2 की वैल्यू रख दूं, ये मान लो इक्वेशन हो गई 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, तो यहाँ से देखो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस 2mg/3 इज इक्वल टू किसके, mg के। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस 2mg/3। तो मैंने बताया एलसीएम लेना वगैरह कैसे लेते हैं, फिर 3mg माइनस 2mg हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 गया 1, यानी कि mg/3। ये आंसर आ गया। तो क्या T1 और T2 दोनों के आंसर नहीं आ गए। तो इस सवाल में T1 और T2 दोनों निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें नेट फोर्स बराबर जीरो करने वाले उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, और नेट टॉर्क बराबर जीरो करने वाला उसकी भी जरूरत पड़ी, क्योंकि दो अननोन है T1 और T2। दो अननोन है तो दो वैल्यू निकालनी है, तो दो इक्वेशन है चाहिए, और दोनों इक्वेशन से T1 और T2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। 2 कौन सा, एलसीएम लिया ना 3, तो 3mg माइनस 2mg कितना हो गया, mg कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये देख इस पॉइंट के रिलेटिव में ये कैसे घुमाना चाहता है, ये ऐसे नहीं घुमाना रहा क्या, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क क्या होता है, अंदर की ओर नेगेटिव लेते हैं अपन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, इसलिए माइनस लिया। अब अगर mg की वैल्यू निकालनी है तो T1 प्लस T2 की वो वैल्यू रख देंगे। हाँ mg तो देखो दे रखा है, मास मान लो 1 किलो 2 किलो रॉड का दे रखा होता, मान लो 2 किलो की रॉड होती
तो m की वैल्यू 2 रख देते, g की वैल्यू 10 पता होती है, तो 20/3 10/3 ऐसे वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, है ना। मास तो दे रखा है, मास तो पता होता है। हम तो किसको निकालना है, T1 और T2 को निकाला, तो T1 और T2 किसके टर्म्स में आ गए, mg के टर्म्स में आ गए। तो ये दोनों आंसर हो गए, T1 और T2 की वैल्यूज आ गई। आई बात समझ में? ठीक है, चलो मैं एक सवाल आपको घर पे करने के लिए दे देता हूं। मान लो यही सवाल है वापस, यही सवाल है, ये मान लो है रॉड, इसको ब्राउन ले लेता हूं। इसमें थोड़े से डेटा चेंज कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ऐसे सवालों को करने के लिए, ठीक है। इस पे जो स्ट्रिंग्स लगी हुई है, मान लो ये तो है छत, ठीक है। ये छत है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक कोई स्ट्रिंग लगी हुई है और यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से हो गया L/4 पे और यहाँ से हो गया L/3 पे। ये सवाल है, देखो ये रॉड का मास है m, रॉड का मास m है, इसमें टेंशन T1 की वैल्यू पता लगानी है, इसमें टेंशन T2 की वैल्यू पता लगानी है। और क्या दे रखी है वैल्यूज आपको, ये जो लेंथ है वो तो है L/4 और ये जो लेंथ है वो है L/3। ये तो है L/4 और ये है L/3 और जो टोटल लेंथ है ना इस रॉड की पूरे की, वो कितनी है, L है। पूरी लेंथ कितनी है, L है। तो ये L/4 L/3 है, तो T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है। इसका मास m है, m की टर्म्स में ही निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, होमवर्क। बीच की किसकी, T1 T2 के बीच की लेंथ, वो तो देखो बाय डिफॉल्ट है, आपको सोचना पड़ेगा कैसे आएगी। टोटल दे दी ना मैंने, तो L दे दी, L दे दी। अब आपको सोचना है कैसे आएगी बीच की लेंथ वगैरह वगैरह। तो ये सवाल आपको होम प्रैक्टिस में करना है ना। या फिर आप अभी करके देखो, अपने पास है अभी 5-4 मिनट, आप अपनी रफ कॉपी में ये सवाल करके देखो एक बार। कॉपी क्या, हाँ ले आ, जल्दी ले आ, ट्राई करो इसको, कि आप देखते हैं आप कर पाते हो क्या।